ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 341। ये कौन सी जगह है? इवान ने अपने आसपास भूरे रंग के अवरोध को देखते हुए बुदबुदाया। अचानक टेलीपोर्ट होने के बाद इवान ने खुद को इस भूरे रंग के गुंबद के आकार के अवरोध के अंदर पाया। अवरोध पारदर्शी था, इसलिए इवान इसके बाहर देख पा रहा था। अवरोध के बाहर एक मंद रोशनी वाला हॉल था और यह किसी इमारत के तहखाने जैसा लग रहा था। इवान अवरोध की पारदर्शी दीवार के पास गया और उसकी जांच की। इस अवरोध की शक्ति ए रैंक के आसपास है, इवान ने अवरोध की जांच करने के बाद कहा। अवरोध को देखने के बाद उसने एक बार फिर चारों ओर देखा, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं दिखा। वह उलझन में था कि उसे यहाँ कैसे टेलीपोर्ट किया गया। अगर इवान चाहता तो बिना किसी परेशानी के वहां से निकल सकता था, लेकिन कुछ भी करने से पहले वह जानना चाहता था कि उसे यहाँ लाने वाला व्यक्ति कौन है। अचानक इवान की आंखें चमक उठीं और उसे कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी नई नई खुली आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई और जल्द ही इवान अपने आसपास के वातावरण को देखने में सक्षम हो गया। ये जानने के लिए कि वह अब कहाँ है, इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की सीमा बढ़ाई और जल्द ही उस हॉल से परे देखने में सक्षम हो गया जहां वह फंसा हुआ था। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों की सीमा बढ़ती गई, वह पुष्टि करने में सक्षम हो गया कि वह वास्तव में एक इमारत के तहखाने के अंदर था। यह क्षेत्र अंडरस्कोप, जब इवान की आध्यात्मिक इंद्रियों ने 5 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया तो उसे लगा कि उसने इस क्षेत्र को पहले भी देखा है। क्या ये वह क्षेत्र नहीं है जो राक्षस स्वर्ग कालकोठरी से दूर नहीं है जहां नई इमारतें बनाई जा रही हैं? इवान ने बड़बड़ाया। उसे याद आया कि उसने ये क्षेत्र तब देखा था जब वह 4 दिन पहले राक्षस स्वर्ग कालकोठरी जा रहा था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से इवान ने अचानक 2 लोगों को उस इमारत की ओर आते देखा जिसमें वह फंसा हुआ था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उन पर केंद्रित किया और जब उसने उनके चेहरे देखे तो उसने उनमें से एक को पहचान लिया। तो वह वही है। हो, इवान ने अपना सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। मैं भी रैंक पर पहुंचने के बाद इतना खुश था कि मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। इवान ने अपना पैर जमीन पर पटका और उसकी छाया में से एक कुर्सी निकली। वह आराम से चेहरे पर भाव लिए कुर्सी पर बैठ गया और दोनों लोगों के आने का इंतजार करने लगा। पदचिह्न पदचिह्न। 2 मिनट बाद इवान ने पदचिह्नों की आवाज़ सुनी और देखा कि 2 आदमी उसकी ओर आ रहे हैं। उन दोनों में से एक युवक था जो लगभग 180 सेमी लंबा था। उसके लंबे भूरे रंग के बाल, पतली भौहें और काली आंखें थीं जो उसे एक तरह से भूखा दिखा रही थीं। उसने एक महंगा दिखने वाला काला सूट और उससे मिलते जुलते काले जूते पहने हुए थे और हमेशा की तरह वह ऐसे चल रहा था जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा लिंग मिला हो। इवान ने युवक को नज़रअंदाज किया और अपने बगल में अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। अधेड़ उम्र के आदमी के छोटे भूरे बाल और काली आंखें थीं। उसने भी एक महंगा दिखने वाला काला सूट पहना हुआ था, लेकिन उस युवक के विपरीत उसका चेहरा सख्त दिख रहा था। कुल मिलाकर वे दोनों आधुनिक समय के युवा स्वामी और कुलपति की तरह दिख रहे थे। उस दिन मुझसे अच्छी पिटाई खाने के बाद भी यह आदमी अभी भी इतनी घमंडी चाल चल रहा है, इवान ने सोचा जब उसने जैक को चलते हुए देखा। बिना किसी को बताए उसने जैक के साथ चल रहे अधेड़ उम्र के आदमी को भी पहचान लिया। तो वह आर्केनस्क्राइब का गिल्ड मास्टर और इस घटिया बदमाश का पिता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जल्द ही एडम और जैक दोनों बैरियर के सामने रुक गए, लेकिन वे ये देखकर दंग रह गए कि इवान बैरियर के अंदर कितने आराम से बैठा हुआ था। जैक को इवान के शांत चेहरे को देखकर नाराजगी हुई और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता इवान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चलो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं, इवान ने अपना शरीर खींचते हुए कहा। जैक के पास शब्द नहीं थे जब उसने दूसरी तरफ इवान को सुना। एडम ने इवान के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चलो शुरू करते हैं से आपका क्या मतलब है? एडम ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखते हुए पूछा। एडम की बात सुनकर इवान मुस्कुराया। तुम पहले से ही जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आखिरकार तुम यहाँ गपशप करने के लिए नहीं आए हो, है ना? एडम ने इवान की बात सुनकर भौहें उठाईं, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। हम यहाँ गपशप करने नहीं आए हैं, लेकिन हम यहाँ लड़ाई के लिए भी नहीं आए हैं। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि वे यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उसने एडम को बीच में नहीं रोका और सुनना जारी रखा। मैं यहाँ सिर्फ ये पुष्टि करने आया हूँ कि तुम यहाँ ठीक से फंस गए हो और बच नहीं पाओगे। इवान ने एडम की बात सुनकर अजीब तरह से देखा। तो तुम कह रहे हो कि मुझे मारने के बजाय तुम मुझे यहाँ कैदी की तरह फंसाना चाहते हो ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिता सकूं? एडम ने इवान को जवाब नहीं दिया और बस उसे एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान देखकर इवान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये दोनों लोग बेकार हैं, इवान ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ सोचा। इवान की अवाक भाव को देखकर जैक मुस्कुराया। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना?
यह एक विशेष अवरोध है जो तुम्हें किसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं देगा। इस तहखाने में ध्वनिरोधी संरचना भी है, इसलिए चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें सुन नहीं पाएगा। तुमने उस दिन जो किया उसके लिए मैं तुम्हें साधारण मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हर दिन प्रताड़ित करूंगा। तुम मुझे मारने के लिए भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें तोड़ दूंगा। जैक ने लाल आंखों से कहा, जैसे कि वह किसी राक्षस के कब्जे में हो। इवान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैक के चेहरे पर पागल भाव देखकर उसने बिना कुछ कहे एक बार फिर मुंह बंद कर लिया। मैं शैडो वॉक का उपयोग करके आसानी से इस बेवकूफ़ अवरोध को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने दोनों कोर की रैंक बढ़ाने के बाद अपनी वर्तमान शक्ति के बारे में भी उत्सुक हूं, इसलिए सामान्य रूप से छोड़ने के बजाय मैं इस अवरोध के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण क्यों न करूं। इवान ने सोचा और वह कुर्सी हटा दी जिसे उसने पहले निकाला था। तुम उसे मेरे जीवन भर यहीं रखना चाहते हो, है न? इवान ने कहा और उसने अपनी आभा को रोकना बंद कर दिया। जैक ने हंसना बंद कर दिया क्योंकि उसने अचानक देखा कि बैरियर के अंदर की हवा विकृत होने लगी है। एडम की आंखें भी कांप उठी जब उसने इवान के शरीर से एक भयानक दबाव महसूस किया। तो मुझे देखने दो कि तुम मुझे मेरे बाकी जीवन के लिए इस बैरियर के अंदर कैसे रखोगे, इवान ने कहा और उसके शरीर से एक नीली आभा फूट पड़ी। इवान के पूरी तरह से अपनी आभा छोड़ने पर हवा में लहरें उठीं और विकृत हो गईं। ये कैसे संभव है? एडम ने अविश्वास से भरे स्वर में पूछा जब उसने इवान की आभा महसूस की। वह बता सकता था कि इवान की आभा एक रैंक के शिकारी से भी अधिक शक्तिशाली थी। एडम को यकीन था कि लंबे समय तक रैंक का शिकारी होने के बाद भी वह इतना मजबूत दबाव नहीं छोड़ सकता। जैसे ही इवान ने अपनी आभा छोड़ी, जैक का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था और उसके पैर कांप रहे थे। इवान ने एडम और जैक पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मनसुदरीकरण का इस्तेमाल किया। उसके शरीर के चारों ओर नीले रंग की मैना की परत दिखाई दी और उसकी भयावह आभा और भी शक्तिशाली हो गई। लेकिन वह यहीं नहीं रुका और हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया क्योंकि हवा की एक हरी परत भी उसके शरीर को ढकने लगी। इवान की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी क्योंकि उसने बिना पीछे हटे आगे की ओर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। उसके मुक्के के पीछे का बल इतना शक्तिशाली था कि उसके मुक्के के बैरियर से टकराने से पहले ही बैरियर के अंदर की जमीन हिलने लगी। इवान के मुक्के के बैरियर से टकराने पर प्रलय जैसा विस्फोट हुआ। बैरियर के अंदर की जमीन पूरी तरह से नष्ट हो गई और मलबा हर जगह उड़ गया। इवान को फंसाने वाला बैरियर उसके मुक्के के पीछे के बल को संभाल नहीं पाया और नाजुक कांच की तरह बिखर गया। जैक ने एक कदम पीछे लिया और अपने बट पर गिर गया जब उसने देखा कि कैसे इवान ने एक ही हमले में रैंक बैरियर को तोड़ दिया। एडम का मुंह भी खुला रह गया क्योंकि वह जानता था कि वह एक ही हमले में रैंक बैरियर को नहीं तोड़ सकता। ये देखकर कि कैसे बैरियर कांच की तरह बिखर गया, इवान बस मुस्कुराया और बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। अब उसके दोनों कोर भी जो रैंक पर हैं, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वह रैंक के शिकारी से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। बैरियर से बाहर आने के बाद इवान ने जैक की तरफ देखा, जो उसे डरी हुई आंखों से देख रहा था और उसे एक दयालु मुस्कान दिखाए। इवान की मुस्कान देखकर जैक का दिल ठंडा हो गया। वह जल्दी से जमीन से उठ गया और एडम के पीछे छिपना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह छिप पाता, इवान ने अपने नए हासिल किए गए कौशल शैडो नेल का इस्तेमाल किया और उसे उसी जगह पर रोक दिया। जैक का शरीर एक मूर्ति में बदल गया जब शापित कील उसकी छाया से टकराए। जैक अपने शरीर को हिलाना चाहता था लेकिन उसने पाया कि वह उस पर से नियंत्रण खो चुका है और अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। एडम ने इवान को रोकना चाहा जब उसने देखा कि वह जैक की ओर एक काली कील फेंक रहा है, लेकिन इवान उससे कहीं ज्यादा तेज था। तुमने उसके साथ क्या किया? एडम ने इवान से ठंडी आवाज में पूछा जब उसने जैक को एक ही जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा देखा। इवान ने एडम को जवाब नहीं दिया और उसे उदासीन नजर से देखा। जैसे ही उसकी आंखें एडम की आंखों से मिली, तहखाने का तापमान गिरना शुरू हो गया। अचानक इवान के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे दबा दिया हो। तीव्र खिंचाव के खिलाफ लड़ते हुए उसकी हरकतें सुस्त हो गईं। गुरुत्वाकर्षण में बदलाव महसूस करते हुए इवान को आश्चर्य नहीं हुआ। जैक के साथ अपने संघर्ष के बाद उसने एडम के बारे में थोड़ा शोध किया क्योंकि वह जानता था कि भविष्य में उसे उससे निपटना होगा। इंटरनेट पर उसने जो पाया उसके अनुसार एडम एक दुर्लभ गुरुत्वाकर्षण जादू उपयोग करता है। वह मेरी छाया सेना के लिए एक अच्छा मरे हुए व्यक्ति होगा, इवान ने सोचा जब उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने उस बाधा को तोड़ने के लिए कौन सी चाल चली, लेकिन मैं बी जोड़ और ए रैंक के शिकारी के बीच वास्तविक अंतर दिखाऊंगा, एडम ने एक ठंडी आवाज में कहा और इवान की ओर तीव्र गुरुत्वाकर्षण की एक लहर को छोड़ दिया, उसे जमीन पर गिराने का प्रयास किया। इवान ने महसूस किया कि उस पर एक भयानक दबाव पड़ रहा है और पूरी इमारत हिलने लगी। दबाव महसूस करते हुए इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी वह बता सकता था कि वह इस तरह के दबाव को लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए।
दबाव न केवल उसके बाहरी शरीर को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उसके आंतरिक अंग भी दबाव महसूस कर रहे थे। वह वास्तव में गुरुत्वाकर्षण जादू की वजह से सामान्य ए रैंक के शिकारी से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इवान ने सोचा और एक गहरी सांस ली। लेकिन इस तरह का दबाव अभी भी मुझे जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त नहीं है। टेम्पोरल वेलोसिटी। इवान ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और एडम की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का जरा भी असर न हो। एडम चौंक गया जब उसने देखा कि इवान बिना किसी परेशानी के उसकी ओर बढ़ रहा है और उसे रोकना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और कौशल इस्तेमाल कर पाता, उसके चारों ओर हवा के दर्जनों ब्लेड बन गए और एक बहुत तेज आभा छोड़ने लगे। तेज हवा के ब्लेड देखकर एडम ने अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बलों को पुनर्निर्देशित किया, जिससे एक सुरक्षात्मक अवरोध बना जिसने उसकी ओर आने वाले सभी हवा के ब्लेड को विक्षेपित कर दिया। वाह! गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हवा के ब्लेड जमीन से टकराए और पूरे बेसमेंट में गहरी दरारें बन गईं। इवान ने हवा के ब्लेड का फायदा उठाया और एक पल में एडम के सामने आ गया। उसके शरीर से नीली हरी आभा फूट पड़ी और उसने बिना रोक टोक के एडम को मुक्का मारा। एडम की पुतलियां सुइयों के आकार की हो गईं क्योंकि उसने इवान के मुक्के के पीछे की शक्ति को महसूस किया। आखिरी क्षण में उसने अपने एक कौशल ग्रेविटी कंस्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने पूरे हाथ को गुरुत्वाकर्षण बल से ढक लिया और इवान को अपने ही मुक्के से मारा। ग्रेविटी कंस्ट्रक्ट्स गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को ठोस संरचनाओं या हथियारों में आकार देने और ढालने की क्षमता। इस कौशल का उपयोग करके आप शुद्ध गुरुत्वाकर्षण से प्लेटफॉर्म, अवरोध या हथियार बना सकते हैं। उनका उपयोग आक्रमण या बचाव के लिए कर सकते हैं। नीले हरे रंग की आभा से ढकी मुट्ठी सफ़ेद आभा से ढकी मुट्ठी से टकराए और दीवारें गिरने लगीं और पूरी इमारत हिल गई। बेसमेंट की ज़मीन पूरी तरह से नष्ट हो गई और इमारत गिरने के कगार पर थी। आह! एडम के मुंह से एक दर्द भरी आवाज़ निकली और वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। एडम बेसमेंट की दीवार से टकराया और दीवार पूरी तरह से गिर गई। इवान भी टक्कर की वजह से पीछे की ओर खिसक गया और उसने देखा कि उसका हाथ कांप रहा था। इवान ने जब ये देखा तो वह भौंचक्का रह गया क्योंकि वह बता सकता था कि एडम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। ए रैंक के गुरुत्वाकर्षण उपयोगकर्ता की शक्ति के साथ वह एक ही हमले से बड़े पैमाने पर क्षेत्र को आसानी से नष्ट कर सकता था, लेकिन वह किसी कारण से अपनी शक्ति को रोके हुए था। लेकिन इवान को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि एडम क्यों पीछे हट रहा है। उसने जैक की तरफ देखा जो अभी भी मूर्ति की तरह खड़ा था और ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, इवान ने सोचा और अपनी एक उंगली जैक की तरफ उठाई। मैं देखना चाहता हूं कि ये रैंक का शिकारी कितना मजबूत होता है। मुझे उसे कुछ प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वह अब और पीछे ना हटे। एडम अपनी बाह में तेज दर्द महसूस करते हुए खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून की हल्की गुदगुदी निकल रही थी, लेकिन वह ज़्यादातर ठीक था। खड़े होने के बाद उसने इवान की दिशा में देखा, लेकिन जब उसने देखा कि इवान अपनी एक उंगली जैक की दिशा में उठा रहा है तो उसकी आंखें कांप उठीं। स्टर्नडस वह इवान से रुकने के लिए कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, इवान की उंगली से एक काली गोली निकली और जैक के सिर में जा लगी और एक पल में उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। इवान ने अपनी शैडो नेल स्किल रद्द कर दी और जैक का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। जैक को मारने के बाद इवान ने एडम को देखा और पाया कि वह जैक के शरीर को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसका बेटा मर चुका है। जल्द ही एडम का शरीर कांपने लगा और उसके शरीर से एक सफ़ेद आभा निकलने लगी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसने इवान को घृणा भरी आंखों से देखा। यह आ रहा है। इवान ने एडम की अराजक आभा को महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, एडम चिल्लाया और गुरुत्वाकर्षण बल तुरंत 2 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैल गया। इवान को लगा कि उसके आसपास का वातावरण भारी हो गया है और वह उच्च दबाव के कारण लगभग जमीन पर गिर गया। अराजकता तब भड़क उठी जब एक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर उतरा। वास्तविकता का बहुत ही ताना बाना विकृत लग रहा था, जैसे कि दुनिया का वजन 10 गुना बढ़ गया हो। क्षेत्र में कई संरचनाएं अत्यधिक दबाव के कारण कराह उठी, उनकी नींव टूट गई और उखड़ गई। हवा भारी हो गई, जिससे इवान के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तीव्र हो गया। धूल और मलबे को एक अजेय बल के साथ नीचे की ओर खींचा गया, जो हिंसक सर्पिलों में घूम रहा था। क्षेत्र में नवनिर्मित इमारतों के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हमले के सामने कोई मौका नहीं था। ये देखते हुए कि इमारत ढहने वाली थी, इवान ने तुरंत खुद को बचाने के लिए छाया कफन और छाया पंखों का इस्तेमाल किया। उसने अपना सनफायर कवच भी पहना। जैसे ही उसने कवच पहना, कानफाड़ देने वाली गर्जना के साथ जमीन हिल गई क्योंकि 2 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी इमारतें भारी गुरुत्वाकर्षण बलों के आगे झुक गईं। दीवारें झुक गईं और ढह गईं, जिससे धूल के बादल हवा में उड़ गए। इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते समय इवान ने गिरते हुए पत्थरों और दीवारों से बचने के लिए मैना सुदृढ़ीकरण और हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया।
मर जाओ कमीने। जब वह इमारत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो एडम अचानक उसके सामने खून से लथपथ आंखों के साथ दिखाई दिया और उसे मुक्का मारा। एडम का पूरा शरीर गुरुत्वाकर्षण बल से ढका हुआ था और इवान को मुक्का लगने से जानलेवा खतरा महसूस हुआ। वह अभी भी अस्थायी वेग का उपयोग कर रहा था, इसलिए भले ही एडम अचानक उसके सामने आ गया, इवान ने फिर भी समय पर प्रतिक्रिया की। मन का दमन। अचानक एडम के मुक्के के पीछे की शक्ति बहुत कम हो गई और उसने एक पीड़ादायक भाव दिखाया। बर्फ की जंजीरें जमीन से निकलीं और इवान की मुट्ठी के चारों ओर दस्ताने की तरह लिपट गईं और उसने एडम के मुक्के का सामना किया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, गुरुत्वाकर्षण बल और आसपास की हवा में विस्फोट हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शक्तिशाली शॉकवेव फैल गए। इवान की मुट्ठियों को ढकने वाली बर्फ की जंजीरें बर्फ के टुकड़ों में बदल गईं और उसे पीछे धकेल दिया गया। हालांकि इवान की शारीरिक शक्ति एडम से कहीं ज्यादा थी। क्षेत्र में उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इवान के हमले के पीछे की शक्ति बहुत कम हो गई और वे बराबरी पर थे। लेकिन उनकी टक्कर की शक्ति ने अभी भी इमारतों के विनाश को तेज कर दिया। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में दृश्य विनाश की एक भयावह सिम्फनी थी। खिड़कियां टूट गईं, उनके टुकड़े क्रिस्टलीय बारिश की तरह नीचे की ओर गिर रहे थे। धातु की चीखें और कराहें हवा में गूंज उठीं, क्योंकि बीम और सहारे भारी गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण टूट गए। पीछे धकेले जाने के बाद इवान अपना संतुलन वापस पा पाता, इससे पहले ही उसे अपने बाएं हिस्से पर एक हिंसक आभा महसूस हुई। उसने अपनी आंख के कोने से उसे देखा और एक सफ़ेद धब्बा देखा। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। सफ़ेद धब्बा देखकर उसका शरीर तनाव में आ गया और उसने हवा के हेरफेर का पूरा इस्तेमाल किया और उस जगह से गायब हो गया। जैसे ही इवान गायब हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल से बनी कुछ मीटर मोटी सफ़ेद ब्लेड उस जगह से गुजरी जहां वह कुछ पल पहले खड़ा था। जमीन फट गई और ब्लेड द्वारा बनाए गए हवा के दबाव ने इवान के चेहरे को छू लिया, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसके शरीर से एक नीली हरी आभा फूट पड़ी और उसने सही दिशा में मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी एडम के पैर से टकराए और हिंसक शॉक वेव्स ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। धमाका, 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 धमाका। कुछ ही मिनटों में एडम और इवान 100 से ज्यादा बार आपस में भिड़ गए। जिस इमारत में वे थे वह पूरी तरह ढह गई और धूल का एक बादल आसमान में ऊपर उठ गया। धमाका। जैसे ही इमारत ढही, एक और धमाकेदार आवाज गूंजी और एक सफ़ेद और काली किरण आसमान में एक दूसरे से टकराती हुई निकली। लड़ते समय इवान को लग रहा था कि वह एडम से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चूंकि वह अभी अगले रैंक पर पहुंचा है, इसलिए वह अपनी शक्ति को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और उसे एडम के खिलाफ लड़ने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के दबाव में उसका शरीर तेजी से अपनी नई शक्तियों के अनुकूल हो रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी हालत में सुधार हो रहा था। शुरुआत में एडम से भिड़ने के बाद उसे हर बार पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह बिना किसी नुकसान के उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम हो गया। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द मैं उसे मार डालूंगा, इवान ने सोचा जब वह एक बार फिर आसमान में एडम से भिड़ गया। लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इवान ने गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा की एक गेंद को चकमा दिया और एडम से दूर चला गया। एडम भी पीछे हट गया क्योंकि वह अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का पूरी शक्ति से उपयोग करने के बावजूद कोई लाभ नहीं उठा पाया। हम अभी भी शहर के अंदर हैं और इतने बड़े पैमाने पर हंगामे के कारण शिकारी कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि अभी दूसरे लोग मेरी शक्तियों के बारे में जानें। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता था, इवान ने पीछे हटने के बाद एडम से कहा। दुर्भाग्य से मैं दूसरे शिकारियों से निपटने के मूड में नहीं हूं, इसलिए चलो अब ये खेल खत्म करते हैं। जैसे ही इवान ने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे 2 सींग और एक बैल के सिर वाली 5 मीटर लंबी छाया दिखाई दी। इवान ने जब एडम के चेहरे पर मिनोटॉर की छाया को देखकर स्तब्ध चेहरा देखा तो वह मुस्कुराया और अपने अद्वितीय कौशल छाया कब्जा का इस्तेमाल किया। इवान पीछे हट गया और उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही समय में उसकी ऊंचाई 185 सेमी से बढ़कर 3 मीटर हो गई। उसकी काली आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके सिर से 2 गहरे लाल सींग निकले, उसके हाथ जानवरों के पंजे में बदल गए और उसका शरीर और भी मांसल हो गया। उसके सनफायर कवच पर एक रून चमक उठा और उसने इवान की नई ऊंचाई के हिसाब से खुद को समायोजित कर लिया। इवान ने अपने अंदर असीम शक्ति का संचार महसूस किया क्योंकि उसने खुद को भी जोड़ रैंक मिनोटॉर की छाया मरे हुए के साथ मिला लिया। अनंत शक्ति को महसूस करते हुए इवान खुद को रोक नहीं पाया और जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़। उसकी शक्तिशाली दहाड़ ने आसपास के क्षेत्र को हिला दिया और यहाँ तक कि एडम, जो क्रोध से अंधा हो गया था, ने महसूस किया कि उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए हैं। वूश। इवान ने अपने काले पंख फड़फड़ाए, एक काली रोशनी चमकी और इससे पहले कि एडम प्रतिक्रिया कर पाता इवान उसके सामने आ गया। एडम के शरीर को ढकने वाला गुरुत्वाकर्षण कवच तुरंत नष्ट हो गया और एडम ने खुद को टूटी पतंग की तरह जमीन की ओर उड़ते हुए पाया। एडम का शरीर हड्डियों को चकनाचूर करने वाले प्रभाव के साथ जमीन पर गिर गया। प्रभाव के बल से धरती कांप उठी।
जिससे आसपास के इलाकों में शॉकवेव फैल गई। मलबे और पत्थर हवा में उछल गए, जिससे क्षेत्र विनाश के अराजक तूफान में बदल गया। खांसी एडम ने अपने आंतरिक अंगों के साथ खून का एक कौर बाहर निकाला। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे लगा कि वह बेहोश होने वाला है। उसका पूरा शरीर दर्द में था और उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। आखिर हुआ क्या? एडम का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसकी सहज प्रवृत्ति पहले कभी नहीं देखी गई तरह से दहाड़ने लगी। उसका टूटा हुआ शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसका दिल ठंडा हो गया। अपनी सारी ताकत जुटाते हुए उसने अपनी स्थिति बदलने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने अपनी स्थिति बदली, एक व्यक्ति उसी स्थान पर आकाश से नीचे गिरा जहां वह एक क्षण पहले था। भले ही उसने अपनी स्थिति बदल ली, लेकिन एडम का शरीर अभी भी शॉकवेव के कारण नष्ट हो गया था। जमीन पर गिरने के बाद एडम ने धीरे से अपना खून से सना हुआ चेहरा उठाया और उस दिशा में देखा जहां वह एक क्षण पहले था, और उसकी आंखें राक्षसी दिखने वाले इवान की खून से लाल आंखों से मिलीं। उन खून से लाल आंखों को देखकर एडम का दिल ठंडा हो गया और उसके दिमाग में एक ही विचार आया कि भाग जाना चाहिए। ये सोचकर कि वह यहाँ मर सकता है, एडम ने जैक की मौत के बारे में भी भूल गया और तुरंत भागने का फैसला किया। इवान एडम के घबराए हुए चेहरे को देखकर ही अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले ही उसे एक छाया मरे हुए में बदलने का फैसला कर लिया था। इवान के सिर के ऊपर दो लाल सींग शक्ति से चमक उठे और उनके बीच एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा गेंद बनने लगी। एडम, जो अभी अभी मुश्किल से खड़ा हुआ था, उसने इवान की दिशा से तीव्र मान उतार चढ़ाव महसूस किया और उसकी आंखें कांप उठी जब उसने अपनी दिशा में एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा गेंद को आते देखा। गुरुत्वाकर्षण हेरफेर का उपयोग करके उसने अंतिम सेकंड में एक गुरुत्वाकर्षण ढाल बनाई। गुरुत्वाकर्षण ढाल से टकराने पर गहरे लाल रंग की ऊर्जा गेंद फट गई। उसने अंतिम सेकंड में जो ढाल बनाई थी, वह ऊर्जा गेंद की शक्ति को संभालने में सक्षम नहीं थी और तुरंत नष्ट हो गई। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। एडम एक बार फिर से विस्फोट से उड़ गया और ढह गई इमारतों के आधे नष्ट हो चुके खंभों में से एक से टकरा गया। इवान ने अंतिम ऊर्जा गेंद हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। भले ही वह एडम को मारना चाहता था, वह उसके शरीर को बुरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार वह उसे एक छाया मरे हुए में बदलना चाहता था। खांसी। खंभे से टकराने के बाद एडम को खून की खांसी होने लगी। उसकी अधिकांश हड्डियां टूट गई थीं और उसे होश में रहने में कठिनाई हो रही थी। जैसे ही वह बेहोश होने लगा, उसने अचानक एक हाथ देखा जो नष्ट हो चुकी इमारत के मलबे के नीचे दबा हुआ था और उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दरार से बाहर आ रहा था। हाथ जाहिर तौर पर जैक का है। अपने मृत बेटे के दफनाए गए शरीर को देखकर एडम का दिल एक बार फिर गुस्से से भर गया। अपने बुरी तरह से घायल शरीर को देखकर एडम को एहसास हुआ कि यहाँ से जिंदा बच निकलने की उसकी संभावना न के बराबर है। अगर मैं मरने भी जा रहा हूं तो मैं इस कमीने को अपने साथ लेकर आऊंगा। एडम की आंखों में पागलपन की चमक थी क्योंकि उसके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में मैना फूट पड़ा। ग्रेविटी वोटेक्स, एडम ने जोर से चिल्लाया, जिससे उसका एक कौशल सक्रिय हो गया जिसे वह अपनी अस्थिरता के कारण इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। एवन एडम को खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसे एडम के शरीर से बहुत ज्यादा मैना का उतार चढ़ाव महसूस हुआ और आसपास का माहौल बदल गया। इवान ने ऊपर देखा और एडम के सिर से 20 मीटर ऊपर एक काला भंवर बनता हुआ देखा। उसे यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन इवान की सहज बुद्धि ने उसे बताया कि अगर उसने भंवर के बारे में कुछ नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है। उसने एडम की तरफ देखा और पाया कि वह भी उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वाह! अचानक भंवर का आकार बढ़ गया और यह 1 मीटर चौड़ा हो गया। गड़गड़ाहट। जैसे ही भंवर का आकार बढ़ा, जमीन हिलने लगी और उसमें से एक मजबूत खिंचाव बल निकला जिसने सब कुछ अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। क्षेत्र में बिखरी धूल, मलबा और पत्थर ऊपर तैरने लगे और भंवर के अंदर खींच गए। इवान ने खिंचाव बल का विरोध किया और देखा कि कैसे एक बड़ा पत्थर भंवर के अंदर खींचने के बाद धूल में बदल गया। जैसे जैसे अलग अलग चीजें भंवर के अंदर जाती गईं, इवान ने देखा कि इसका आकार बढ़ने लगा। अगर यह चीज़ इसी तरह आकार में बढ़ती रही तो इसका असर शहर के दूसरे इलाकों पर भी पड़ेगा। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने देखा कि भंवर की खींचने की शक्ति उसके आकार के साथ साथ बढ़ रही थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। भंवर के खींचने वाले बल की परवाह किए बिना उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एडम की दिशा में दौड़ पड़ा। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, कमीने, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान एडम के शरीर के सामने आया जिसे भंवर के अंदर खींचा जा रहा था और उसे पैर से पकड़ते हुए चिल्लाया। एडम को वापस खींचने के बाद इवान ने उसे उसी स्थान पर रखने के लिए हवा के हेरफेर का इस्तेमाल किया और बढ़ते भंवर को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह छोटा भंवर मुझे रोक पाएगा? इवान ने कहा और उसकी आभा बढ़ने लगी।
माना उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा होने लगा और उसने जो चांदी के रंग का पेंडेंट पहना हुआ था वह काली रोशनी में चमक उठा। स्प्राइट बलिदान। स्प्राइट बलिदान। इवान ने अपने स्प्राइट पेंडेंट के संलग्न कौशल का उपयोग किया। स्प्राइट बलिदान। स्प्राइट पेंडेंट पहनने वाला व्यक्ति अपने कुल मैना का 70% और स्टेमिना का 50% बलिदान कर सकता है, जिससे उसकी ताकत, चपलता और बुद्धिमत्ता 1 मिनट के लिए अस्थायी रूप से 50% बढ़ जाती है। उसका मैना 70% कम हो गया, लेकिन उसकी स्टेमिना वही रही। वर्तमान में वह शैडो कब्जे का उपयोग कर रहा था और उसके पास शैडो मिनोटॉर की सभी क्षमताएं हैं। शैडो मरे में बदल जाने के बाद मिनोटॉर के पास अब असीमित स्टेमिना है और चूंकि इवान ने खुद को इसके साथ जोड़ लिया है, इसलिए उसके पास 2 मिनट की अवधि के लिए असीमित स्टेमिना भी होगी। भले ही उसका मैना 70% कम हो गया हो, फिर भी इवान को लगा कि स्प्राइट बलिदान का उपयोग करने के बाद उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। उसने घूमते हुए भंवर को देखा जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और शैडो ऊर्जा उसके जानवर जैसे पंजे के चारों ओर इकट्ठा होने लगी थी। जैसे ही वह छाया ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली जिसने उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण भंवर की खींचने वाली शक्ति को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। एडम जो जमीन पर दबा हुआ था, जब उसने इवान के शरीर से निकलने वाली भयानक शक्ति तरंगों को महसूस किया तो उसका दिल कांप उठा। एडम ने इवान की ओर देखते हुए सोचा, जिसकी रक्त लाल आंखें काली हो गई थीं। गुरुत्वाकर्षण भंवर पहले से ही 2 मीटर चौड़ा था और यह पहले से ही लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। इवान ने सोचा, यह अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में कोई नहीं है, क्योंकि छाया ऊर्जा ने उसके पूरे दाहिने हाथ को ढक लिया था। जब इवान ने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया तो उसने देखा कि शहर का एक क्षेत्र निर्जन है, क्योंकि क्षेत्र की अधिकांश इमारतें अभी भी निर्माणाधीन हैं। भले ही उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इवान ने छाया ऊर्जा से अपने हाथ को ढकने पर अभी भी अपने हाथ पर चुभने वाला दर्द महसूस किया। लेकिन ये दर्द पहले की तुलना में कुछ भी नहीं था और उसने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अपनी भुजा में असीम शक्ति को महसूस करते हुए इवान की आंखें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसी और गुरुत्वाकर्षण भंवर की दिशा में ऊपर की ओर मुक्का मारा। एक प्राचीन जानवर की दहाड़ की तरह काली मुट्ठी बल ने गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष को चीर दिया और छोटे अंतरिक्ष दरारें पीछे छोड़ते हुए भंवर की ओर भागा। भले ही इवान ने अपनी मुट्ठी के बल को जमीन की ओर निर्देशित नहीं किया, फिर भी एडम को अपने शरीर में घुटन भरा दबाव महसूस हुआ और 10 मीटर के क्षेत्र में कई पत्थर धूल में बदल गए। जब मुट्ठी बल भंवर के पास आया तो उसके चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अव्यवस्थित हो गया और वह हिलने लगा। वूश! भंवर की शक्ति से प्रभावित हुए बिना काली मुट्ठी बल उसके अंदर चला गया। गड़गड़ाहट! जैसे ही मुट्ठी बल भंवर के अंदर गया, वह हिलने लगा और उसमें से अराजक ऊर्जा निकलने लगी। एडम को लगा कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसे आसन विनाश की भावना ने घेर लिया है। उसने इवान की ओर देखा और पाया कि उसके हाव भाव अभी भी वैसे ही थे और वह भंवर की अराजक ऊर्जा के बारे में चिंतित नहीं दिख रहा था। इसकी अराजक ऊर्जा के कारण आसपास के वातावरण में मौजूद मान भी अस्थिर हो गया। जैसे ही अस्थिर भंवर अपने टूटने के बिंदु पर पहुंचा, हवा में बिजली की चमक के साथ चटकने लगी। एक अशुभ अंधकार पूरे देश में फैल गया, जो घूमती धूल और मलबे के साथ मिल गया। चटकने वाले मान के चाप वातावरण में उमड़ पड़े, जो सामने आने वाली तबाही में एक अलौकिक चमक जोड़ रहे थे। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी परछाई हिलने लगी। चटक चटक चटक! जल्द ही 3 भेड़िए उसकी परछाई से बाहर निकले और उसे घेर लिया। जैसे ही भेड़िए उसकी परछाई से बाहर निकले, भंवर की ऊर्जा पूरी तरह से अस्थिर हो गई। कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ अस्थिर गुरुत्वाकर्षण भंवर फट गया। इसकी ऊर्जा का असंगत उत्सर्जन पहले से ही क्षतिग्रस्त परिदृश्य को चीरता हुआ चला गया। विस्फोट के बल ने शॉकवेव भेजे जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठे, ढीले मलबे को उनके अनिश्चित स्थानों से हिलाकर उन्हें घातक प्रक्षेप्यों में बदल दिया। अस्थिर ऊर्जाओं के कारण क्षेत्र के 5 किलोमीटर में मन तूफान उत्पन्न हुए। शुद्ध मन ऊर्जा के बोल्ट तीव्र शक्ति के साथ चटकते हुए विस्फोटक प्रभाव के साथ बोल्डर और मलबे से टकराते हुए बाहर निकले। प्रत्येक प्रभाव ने हवा में झटके पैदा किए, खंडहर के टुकड़ों को और अधिक उखाड़ दिया और घूमती हुई धूल को हिला दिया। इस प्रलयकारी दृश्य के बीच जमीन हिल गई और फट गई, मानो धरती ने ही अप्राकृतिक गड़बड़ी के खिलाफ विद्रोह कर दिया हो। मन ऊर्जा के तने हवा में घूमते हुए, ईथर के सांपों की तरह घूमते हुए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं और तबाही को बढ़ाते हैं। गुरुत्वाकर्षण विस्फोट और मन तूफान की रहस्यमय शक्ति के संयुक्त हमले के तहत क्षेत्र के 5 किलोमीटर के भीतर सभी संरचनाएं ढह गईं। विनाश की गर्जना ने हवा को भर दिया, अन्य सभी आवाज़ों को डुबो दिया। धूल के बादल उठे और अराजक मन तूफानों में विलीन हो गए। जिन लोगों ने पहले से ही क्षेत्र में असामान्यताओं को देखा था, उन्होंने दूर से देखा, क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र मैना तूफानों और अराजक ऊर्जाओं से घिरा हुआ था।
क्षेत्र के करीब जाने के बिना भी सामान्य लोग और निम्न स्तरीय शिकारी अपने सामने प्रलयकारी दृश्य को देखकर अपनी आत्मा को कांपते हुए महसूस करते थे। चूंकि यह स्थान मॉन्स्टर पैराडाइज डेंगॉन से बहुत दूर नहीं था, इसलिए सभी शिकारी जो पहले इवान का इंतजार कर रहे थे वे भी वहां आ गए जब उन्होंने क्षेत्र से आने वाले शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया। लेकिन मैना तूफानों और उस क्षेत्र में सब कुछ नष्ट करने वाली अराजक ऊर्जाओं को देखने के बाद किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वे सभी या तो बी रैंक या बी जोड़ रैंक के शिकारी थे। उस क्षेत्र से मैना तूफानों की शक्ति को महसूस करके उन्हें यकीन था कि वे उस नर्क में प्रवेश करते ही मर जाएंगे। जब वे सभी सोच रहे थे कि क्या करें, तो आसमान में एक लाल रोशनी चमकी और मार्गरेट मैना तूफान क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर रुक गई। मैना तूफान और अस्थिर ऊर्जाओं को देखते हुए मार्गरेट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे लग रहा था कि मैना तूफान जल्द ही शहर के रिहायशी इलाके तक पहुंच जाएगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके शरीर से बड़ी मात्रा में मैना फूट पड़ा। अचानक आसपास के इलाके का तापमान बढ़ने लगा और कुछ ही सेकंड में एक आग अवरोधक ने पूरे इलाके को ढक लिया जो मैना तूफान से प्रभावित था और इसे शहर के दूसरे इलाकों में फैलने से रोक दिया। कौन है ये कमीना जो शहर के अंदर इतना हंगामा मचा रहा है? मार्गरेट ने मन तूफान को रोकने के बाद कहा और मन तूफान के अंदर की स्थिति को देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया। लेकिन जब उसने अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह अराजक ऊर्जा के कारण इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। चलो कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं, मार्गरेट ने बुदबुदाया जब वह अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। कुछ मिनटों के बाद वह आखिरकार अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल करने में सक्षम हो गई। चलो फिर से कोशिश करते हैं, मार्गरेट ने कहा और एक बार फिर उस व्यक्ति की तलाश करने लगी जिसने ये सब किया। जल्द ही उसकी आध्यात्मिक भावना मन तूफान के केंद्र में पहुंच गई। लेकिन जब उसने देखा कि मन तूफान के केंद्र में क्या हो रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। ओलिविया। मन तूफान के केंद्र में ओलिविया एक पागल औरत की तरह एक आदमी को पीट रही थी। शुद्धमान ऊर्जा के बोल्ट तीव्र शक्ति के साथ चटकते हुए बाहर निकले और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 5 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता फैल गई। लेकिन इस प्रलयकारी दृश्य के बीच इवान बिना किसी डर के खड़ा रहा। उसकी छाया के कब्जे की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी और इवान सामान्य हो गया। एडम का पूरा शरीर कांप रहा था और मान तूफान के बजाय वह 3 काले भेड़ियों को देख रहा था जो इवान के चारों ओर खड़े थे। तीनों भेड़ियों के शरीर बैंगनी बिजली के साथ चटक रहे थे और एडम उनकी शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। तीनों भेड़ियों में सबसे बड़ा 5 मीटर लंबा था। उसके माथे के बीच से एक नुकीला सींग निकल रहा था और उसकी आभा प्लस रैंक के राक्षस की थी। अन्य 2 भेड़िए 4 मीटर लंबे थे। उनके पास भी पिछले भेड़िए के समान सींग थे, लेकिन उनके सींग का आकार उससे छोटा था और उन दोनों की आभा रैंक के राक्षस की थी। ये 3 थंडर वुल्फ थे जिन्हें इवान ने नेफेलियम शहर के राक्षस ज्वार के दौरान चुराया था। कालकोठरी छोड़ने से पहले उसने उन पर अपने शैडो रिजरेक्शन का इस्तेमाल किया और चूंकि उनके शरीर बहुत अच्छी स्थिति में थे इसलिए इस बार उसका हुनर विफल नहीं हुआ। शुद्ध मन ऊर्जा और अराजक गुरुत्वाकर्षण बल के बोल्ट इवान और एडम को ढकने वाली मोटी बिजली की ढाल पर गिरे। लेकिन इसे थोड़ा हिलाने के अलावा अराजक ऊर्जाएं 3 भेड़ियों द्वारा बनाई गई ढाल को कुछ भी नहीं कर पाईं। इसे जारी रखो अल्बेलू, इवान ने एजोर रैंक के भेड़िए को थपथपाया, ये देखकर कि उन्होंने कितनी आसानी से अराजक ऊर्जाओं को रोक दिया। एजोर रैंक के भेड़िए का नाम रखने के लिए इवान ने अल्फा से अल, बीटा से बी और लूना से लू लिया। हाँ, वह नाम सोचने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने भेड़ियों के बारे में जो कुछ भी जानता था उसे मिलाकर उसका नाम अल्बेलू रख दिया। जहाँ तक 2 अन्य भेड़ियों की बात है वे और भी दयनीय थे। उसने कुछ भी मिलाने की जहमत नहीं उठाई और उन्हें A1 और A2 नाम दिया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई एस रैंक का शिकारी इस सारे हंगामे के बाद यहाँ आने का फैसला करता है, इवान ने सोचा और जल्द से जल्द वहाँ से जाने का फैसला किया। उसने एडम की तरफ देखा और उसे एक दयालु मुस्कान दी। अलविदा। वायंडस को एडम के कुछ कहने से पहले उसे अपने दिल में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और एक छाया गोली उसके दिल को छेदती हुई निकल गई। एडम ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ इवान को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस तरह मरने वाला है, लेकिन इवान ने उसकी शक्ल की परवाह नहीं की और एक और गोली चलाई जिससे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। शैडो अंडरस्को एडम को मारने के बाद इवान छाया पुनरुत्थान का उपयोग करने वाला था जब अचानक उसने पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले एक गहरे नारंगी रंग के अग्नि अवरोध को देखा जो अराजक ऊर्जाओं से प्रभावित था। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एडम के शरीर को अपने छाया भंडारण में रख दिया। ये निश्चित रूप से एक एस रैंक शिकारी का काम है, इवान ने बुदबुदाया जब उसने अग्नि अवरोध की शक्ति को महसूस किया। उसने बिजली की ढाल के बाहर विनाशकारी अराजक ऊर्जाओं को देखा और पाया कि इतने समय के बाद उनकी शक्ति बहुत कम हो गई है।
उसने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके ये देखने की कोशिश की कि अग्नि अवरोध बनाने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन पाया कि अराजक ऊर्जा के कारण वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। चूंकि मैं अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए दूसरा पक्ष भी फिलहाल इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, इवान ने बुदबुदाया और थोड़ा शांत हो गया। लगता है मुझे छाया चलना पड़ेगा, छाया ऊर्जा का उपयोग करके किसी की नज़र में आए बिना यहाँ से सुरक्षित रूप से भागना होगा, इवान ने सोचा और जाने के लिए तैयार था जब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो इसमें बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खो दूंगा, इवान ने अपनी मुस्कान को दुष्टता में बदलते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एलुसिया के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। 1 मिनट के बाद उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आपको 3 दिनों के लिए गिरगिट ब्रह्म कौशल प्राप्त हुआ है। नोटिफिकेशन देखकर इवान मुस्कुराया। अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। उसके छोटे काले बाल लंबे काले बाल बन गए, उसकी आंखें समुद्री नीले रंग की हो गईं और उसका चेहरा फेमिना की तरह दिखने लगा। 1 मिनट से भी कम समय में वह बिल्कुल बिट यानी ओलिविया जैसा दिखने लगा। इवान ने अपने शैडो स्टोरेज से एक आईना निकाला और अपना रूप देखकर उसने अपना सिर हिलाया। यह मज़ेदार होगा, इवान ने कहा और एक से जैक का शव लाने को कहा। जब एक जैक का शव लेकर आया तो इवान ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ देर तक इंतजार किया। 2 मिनट बाद इवान ने अल्बेलू और बाकी 2 भेड़ियों को अपने शैडो स्टोरेज में वापस बुला लिया। इस दौरान अराजक ऊर्जा बहुत कमज़ोर हो गई और वह सिर्फ अपने शैडो श्राउड कौशल का उपयोग करके इसे रोकने में सक्षम था। उसने ये भी देखा कि अब वह अपनी आध्यात्मिक भावना का भी उपयोग कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आध्यात्मिक भावनाओं का उपयोग कर पाता, इवान ने अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस किया। ये यहाँ है, इवान ने कहा और पागल औरत की तरह जैक के शरीर पर लात मारना शुरू कर दिया। जब आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के संपर्क में आई तो इवान ने घबराया हुआ भाव दिखाया और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। बेशक उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दूसरे पक्ष को उसके चेहरे को ठीक से देखने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी। ओलिविया मार्गरेट ने जो कुछ हो रहा था उसे देखने के बाद अपने चेहरे पर एक अजीब सी नज़र के साथ बड़बड़ाया और जल्दी से उसकी ओर बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाती, उसने देखा कि ओलिवा के हाथ में एक कप नूडल्स बॉक्स जैसी दिखने वाली एक अजीब चीज़ दिखाई दी और वह उस व्यक्ति के साथ वहां से गायब हो गई जिसे वह पीट रही थी। मार्गरेट ने यह देखकर दंग रह गई और जब वह उस स्थान पर पहुंची जहां उसने पहले ओलिविया को देखा था तो उसे कोई नहीं मिला। वह कप नूडल्स बॉक्स किस तरह की कलाकृति थी? मार्गरेट ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा कि ओलिविया ने जो बॉक्स निकाला था वह एक कलाकृति थी जिसने उसे उसके द्वारा बनाए गए अग्नि अवरोध से बचने में मदद की थी। उसने अपने चारों ओर देखा और बड़े पैमाने पर विनाश को देखकर उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी दौड़ गई। क्या उसे लगता है कि वह इतना हंगामा मचाने के बाद बच सकती है? मार्गरेट ने बड़बड़ाते हुए उस दिशा में देखा जहां ट्वाइलाइट मून गिल्ड स्थित था। शैडो वॉक का उपयोग करते हुए इवान उस स्थान से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। वह आकाश में उड़ गया और पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले अग्नि अवरोध के ठीक सामने रुक गया। उसके सम्राट कोर के अंदर की छाया ऊर्जा ने मंथन किया और छाया कवच कौशल को अपनी पूरी सीमा तक सक्रिय करने के बाद उसने अग्नि अवरोध की ओर गोली चलाई। शैडो वॉक के प्रभाव के कारण वह आसानी से अग्नि अवरोध को पार करने में सक्षम था और छाया आवरण द्वारा बनाई गई ढाल ने आग की गर्मी को रोक दिया। वूश! इवान अग्नि अवरोध से बाहर आया और बिना रुके वहां से उड़ गया। क्योंकि वह छाया ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, उसने बहुत तेजी से दसियों किलोमीटर की दूरी तय की और जल्द ही अपराध स्थल से बहुत दूर चला गया। मुझे अब उस एस रैंकर से सुरक्षित होना चाहिए, इवान ने बुदबुदाया और छाया ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया। जब उसने छाया ऊर्जा का उपयोग करना बंद किया तो उसे हल्का सिरदर्द और चक्कर आने लगा। जब मेरे पास बहुत अधिक मैना नहीं है तो छाया ऊर्जा का उपयोग करना सामान्य से कहीं अधिक थकाऊ है। इवान का रूप एक बार फिर बदलने लगा और 1 मिनट से भी कम समय में वह अपने मूल रूप में वापस आ गया। वह एस रैंक वाला सोच रहा होगा कि मैं एक आर्टिफैक्ट का उपयोग करके गायब हो गया हूं। इवान हंसा और उसने कप नूडल बॉक्स को दूर रख दिया जिसे उसने पहले निकाला था। अकादमी की ओर उड़ते समय उसने अपनी स्थिति विंडो खोली और अपने कौशल विकास लिंक को देखा। ग्रोथ लिंक एबोनमेंसर वर्ग के निषिद्ध ज्ञान का उपयोग करके बनाया गया एक कौशल। कौशल स्तर बहुत अधिक है, इसलिए कौशल के अधिकांश प्रभाव वर्तमान में सील हैं। जैसे जैसे उपयोगकर्ता अपनी मूल रैंक बढ़ाता जाएगा, अधिक कौशल प्रभाव अनलॉक होते जाएंगे। कौशल के वर्तमान प्रभाव। 1. ग्रोथ लिंक कौशल आपके और आपके सभी शैडो अनडेड के बीच एक लिंक बनाएगा। शैडो अनडेड जो आपके समान रैंक के हैं या आपसे कम रैंक के हैं, उन्हें लिंक के कारण शक्ति में भारी वृद्धि मिलेगी। शैडो अनडेड जो आपसे उच्च रैंक के हैं, उन्हें ग्रोथ लिंक के कारण कोई शक्ति वृद्धि नहीं मिलेगी जब तक कि आप उनके समान रैंक पर नहीं पहुंच जाते या उनसे आगे नहीं निकल जाते।
आप जितने मजबूत होंगे, आपके शैडो अनडेड उतने ही मजबूत होंगे। 2. आप अपने किसी भी शैडो अनडेड से 3 दिनों के लिए कोई कौशल ले सकते हैं। कौशल लेने के बाद आप 3 दिनों तक इस प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाएंगे। भले ही ग्रोथ लिंक कौशल का दूसरा प्रभाव पहले वाले जितना अच्छा न हो, फिर भी यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। जब उसका मोनाक कोर बी रैंक पर पहुंच गया तो उसके ग्रोथ लिंक कौशल का दूसरा प्रभाव अनसील हो गया। पहले इस प्रभाव का उपयोग करके उसने एलुसिया का कौशल लिया और अपना रूप बदल लिया। मैं अपनी कोर रैंक बढ़ाने के बाद भविष्य में अपने शैडो अनडेड से स्थायी रूप से कौशल लेने में सक्षम हो सकता हूं, इवान ने एक उम्मीद भरी आवाज में कहा और जल्द ही अकादमी को देखने में सक्षम हो गया। वह अकादमी से कुछ दूरी पर उतरा और देखा कि वहां कोई नहीं था। ऐसा लगता है कि जो लोग गोल्डन लाइटनिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, उन्हें मेरे द्वारा बनाए गए रक्स के कारण कुछ समय लगेगा, इवान ने कहा और अकादमी के अंदर चला गया। अपने कमरे की ओर चलते हुए इवान को अचानक लगा कि कोई उसे शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग करके देख रहा है। आध्यात्मिक शक्ति से इवान बता सकता था कि यह कोई और एस रैंक शिकारी था। क्या यह अकादमी का प्रिंसिपल हो सकता है? इवान ने बिना किसी भाव के सोचा। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। वह नाथन के बारे में जानता था जो एक एस रैंक शिकारी और अकादमी का प्रिंसिपल है। उसके अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जिसके पास अकादमी के अंदर इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिय हो। लगता है कि वह मेरे सामने आने का कोई इरादा नहीं रखता है, इवान ने सोचा। जब वह अपने कमरे के सामने पहुंचा तो भी नाथन उसके सामने नहीं आया। जैसे ही इवान अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसे लगा कि उसे देखने वाले व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया है। कम से कम वह कोई पीछा करने वाला तो नहीं है, इवान ने मन ही मन कहा जब नाथन ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया। अगर मैं एडम को शैडो अनडेड में बदलना चाहता हूं तो मुझे कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। एवन अकादमी में वापस आने के बाद एडम को शैडो अनडेड में बदलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि नाथन उस पर नज़र रख रहा है, तो वह यहाँ अपने शैडो रिजर्वेशन कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। भले ही इवान ये बता सकता था कि नाथन उसके कमरे के अंदर नहीं देख रहा है, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। अपने कमरे में आने के बाद इवान तुरंत बाथरूम में चला गया। उसने अभी भी फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसका पूरा शरीर धूल और खून से लथपथ था। मुझे जैक के शरीर का भी ख्याल रखना है, इवान ने खुद को साफ करते हुए कहा। इवान का जैक को शैडो अनडेड में बदलने का कोई इरादा नहीं था। इवान की नज़र में वह आदमी पहले बनाए गए शैडो मैंटिस से भी कमज़ोर था। इवान जैक के शरीर को अपने साथ सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि वह वहां कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी शैडो बुलेट का इस्तेमाल करके जैक को मार डाला और प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान कई लोगों ने उसे उस कौशल का इस्तेमाल करते हुए देखा। उसे डर था कि अगर उसने जैक के शरीर को वहीं छोड़ दिया तो कुछ लोग उसकी शैडो बुलेट स्किल को पहचान सकते हैं। खुद को साफ करने के बाद वह बाथरूम से बाहर आया और अपने कपड़े पहने। कपड़े पहनते समय उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई बुरा आदमी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके उसे न देख रहा हो। कपड़े पहनने के बाद उसने आर्टिफैक्ट निकाला, खांसी कप नूडल बॉक्स जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। कप नूडल्स बनाते समय इवान ने अपने शैडो रिस्ट्रिक्शन स्किल के बारे में सोचा। शैडो मैंटिस पर अपने ग्रोथ लिंक स्किल के प्रभाव को देखने के बाद इवान ने कुछ सोचा। सामान्य शैडो अनडेड बनाने के बजाय मुझे दुर्लभ राक्षसों की तलाश करनी चाहिए जो सामान्य राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं नस्लीय सीमाओं से बंधे राक्षसों को शैडो अनडेड में बदल दूं तो क्या होगा। क्या वे शैडो अनडेड बनने के बाद अपनी नस्लीय सीमाओं को तोड़ पाएंगे? अरोरा की दुनिया में ऐसे कई राक्षस हैं जो अपनी नस्लीय सीमा तक पहुंचने के बाद सुधार नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, डी जोर रैंक तक पहुंचने के बाद गॉब्लिन अपनी रैंक को और नहीं बढ़ा सकते। डी जोर रैंक उनकी नस्लीय सीमा है। गॉब्लिन की तरह ऐसे कई राक्षस हैं जो नस्लीय सीमाओं से बंधे हैं और एक निश्चित रैंक तक पहुंचने के बाद अपनी रैंक में सुधार नहीं कर सकते। इवान नस्लीय सीमाओं से बंधे दुर्लभ राक्षसों को छायामरे में बदलने के बारे में सोच रहा था। इन दुर्लभ राक्षसों को समान रैंक के राक्षसों के बीच बेहद शक्तिशाली माना जा सकता है, लेकिन वे अपनी नस्लीय सीमा के कारण उच्च रैंक तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए, एक संभावना है कि एक भूत राजा भूतों के बीच पैदा हो सकता है। भूत राजा भी एक भूत है और वह भी नस्लीय सीमा से बंधा हुआ है। लेकिन सामान्य भूतों की तुलना में एक भूत राजा कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। सामान्य भूत से अधिक शक्तिशाली होने के अलावा भूत राजा कीमिया में भी बहुत अच्छे होते हैं। वे कीमिया के ज्ञान के साथ पैदा होते हैं और मानव कीमियागरों से कहीं बेहतर होते हैं। लेकिन अपनी नस्लीय सीमा के कारण भूत राजा अपनी कीमिया की प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपने डी जोर रैंक के साथ वे कुछ निम्न स्तर की औषधियां बना सकते हैं, लेकिन उच्च स्तर की औषधियां बनाने के लिए उन्हें अपनी रैंक में सुधार करने की आवश्यकता होती है जो उनकी नस्लीय सीमा के कारण असंभव है। लेकिन अब इवान उन्हें शैडो अनडेड में बदलने के बारे में सोच रहा था।
अपने ग्रोथ लिंक कौशल के कारण उसे उनकी नस्लीय सीमा की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वह अपनी रैंक में सुधार करता है, वे उच्च रैंक तक पहुंचने में सक्षम होंगे। और गॉब्लिन किंग सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई अन्य राक्षस हैं जो सामान्य राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन अपनी नस्लीय सीमाओं से बंधे हैं। शैडो मैंटिस पर ग्रोथ लिंक कौशल के प्रभाव को देखने के बाद इवान इन दुर्लभ राक्षसों की तलाश करने और उन्हें शैडो अनडेड में बदलने के बारे में सोच रहा था। अगर मैं गॉब्लिन किंग जैसे दुर्लभ राक्षसों को ढूंढना चाहूं तो यह आसान नहीं होगा। लगभग 1 घंटे बाद इवान को अचानक अकादमी की दिशा में कुछ शक्तिशाली आभाएं आती हुई महसूस हुईं। तो वे यहाँ हैं, हो, इवान ने अपने बिस्तर से उठे बिना कहा। 5 मिनट बाद इवान को एडवर्ड का संदेश मिला। क्या वे वाकई मुझसे कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं? इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा और खड़ा हो गया। वह अपने कमरे से निकलकर एडवर्ड के दफ्तर की ओर चला गया। दस्तक दस्तक। अपने दफ्तर के सामने आकर इवान ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ। जैसे ही इवान ने दरवाज़ा खटखटाया, उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो एडवर्ड की नहीं थी। माफ़ करना। इवान ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, इवान ने महसूस किया कि कई लोग उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। उसने अंदर मौजूद लोगों पर नज़र डाली और पाया कि कमरे के अंदर करीब 10 लोग थे। उसने एडवर्ड, जेफरी, इसाक और जूलियन जैसे कुछ लोगों को पहचाना, लेकिन वह उनमें से ज़्यादातर से अपरिचित था। वह कुतिया यहाँ नहीं है, इवान ने सोचा जब उसने ओलिविया को नहीं देखा, लेकिन उसने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की और कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को देखा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वह ज़रूर ही वह पीछा करने वाला होगा जो पहले मुझे देख रहा था, इवान ने सोचा, मुख्य सीट पर बैठे सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखते हुए। बूढ़े आदमी के बगल में चांदी सफ़ेद बालों और बैंगनी आंखों वाले लगभग 40 साल के एक आदमी बैठे थे। वह सेबेस्टियन था। मार्गरेट कमरे में मौजूद नहीं थी। कमरे में मौजूद सभी लोगों में से ये दोनों ही ऐसे थे जो इवान को खतरनाक एहसास दिला रहे थे। अल्बेलू की मदद से वह जोर रैंक के शिकारी से सीधे भिड़ने में भी आश्वस्त था, लेकिन वह अभी भी एस रैंक के शिकारी के बारे में निश्चित नहीं था। तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है ना? जब वह लोगों की ओर देख रहा था तो इवान ने एडवर्ड की आवाज़ सुनी। एडवर्ड की आवाज़ सुनकर इवान ने कमरे में लोगों की ओर देखना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। कालकोठरी के बाहर खड़े लोगों ने मुझे सुनहरी बिजली के बारे में बताया। तो क्या तुम्हें पता है कि वह बिजली क्या थी? ये तुम्हारे कालकोठरी के अंदर जाने के बाद दिखाई दी, छोटे नुकीले बालों वाले एक आदमी ने पूछा। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी उसकी ओर देखने लगे और जानना चाह रहे थे कि क्या उसे बिजली के बारे में कुछ पता है। इवान ने उस आदमी की ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी और पाया कि वह शिकारी संघ का एक रैंक शिकारी था। क्षमा करें, लेकिन मुझे उस बिजली के बारे में कुछ नहीं पता, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उन्हें बताए कि कालकोठरी के अंदर क्या हुआ था। जब उन्होंने इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो कुछ लोगों के चेहरे पर निराशा के भाव थे जबकि अन्य के चेहरे पर निराशा के भाव थे। कमरे में मौजूद ज़्यादातर लोगों को पहले से ही इस नतीजे की उम्मीद थी। नाथन ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि यह एक प्राकृतिक घटना थी, इसलिए इवान के सुनहरे बिजली से संबंधित होने की संभावना पहले से ही कम थी। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो इवान के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप उस बिजली से संबंधित नहीं हैं? स्पाइकी बालों वाला आदमी एक बार फिर बोला। वह बिजली पोर्टल के माध्यम से कालकोठरी के अंदर चली गई और आप उस समय कालकोठरी के अंदर मौजूद एकमात्र व्यक्ति थे। क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप उस बिजली से संबंधित नहीं हैं? स्पाइकी बालों वाला आदमी एक बार फिर बोला। वह पोर्टल के माध्यम से कालकोठरी के अंदर चली गई और आप उस समय कालकोठरी के अंदर मौजूद एकमात्र व्यक्ति थे। उसकी बात सुनकर इवान ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। एडवर्ड ने भी उस आदमी की बात सुनकर भौहें सिकुड़ीं। मुझे लगता है कि एलन, सबूत मांगने में तुम नासमझी कर रहे हो, एडवर्ड ने कहा। जब वह कालकोठरी से बाहर आने से पहले बिजली के बारे में जानता ही नहीं था तो उसके पास सबूत कैसे हो सकता है? मैं नासमझी नहीं कर रहा एडवर्ड, एलन ने शांत स्वर में कहा, मैं बस सावधान रह रहा हूँ। तुम ये भी जानते हो कि नेफिलम शहर में डार्क गिल्ड ने क्या किया। क्या होगा अगर यह मामला भी उनसे जुड़ा हुआ है? तुमने उस सुनहरी बिजली की शक्ति को महसूस किया है न? अगर यह बिजली उनसे जुड़ी हुई है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वे उस तरह की शक्ति से इस पूरे शहर को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। एलन की बात सुनकर कमरे में मौजूद कई लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। इवान ने जब ये देखा तो वह मन ही मन हंसा क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि यह आदमी आगे क्या कहने वाला है। आप कह रहे हैं कि वह डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहा है? एक लंबा और भारी दिखने वाला आदमी इवान को तीखी आंखों से देखते हुए पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन डार्क गिल्ड हाल ही में बहुत सक्रिय रहा है, इसलिए हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, एलन ने कहा, अभी भी इवान को देख रहा था जो अपने चेहरे पर उसी उदासीन भाव के साथ खड़ा था।
एडवर्ड कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने नाथन को अपना सिर हिलाते देखा तो रुक गया। एलन की बात सुनकर कमरे में मौजूद अधिकांश लोग इवान को संदेह भरी आंखों से देखने लगे। यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपका उस सुनहरी बिजली से कोई संबंध नहीं है, तो आपको मेरे साथ हंटर्स एसोसिएशन में उचित जांच के लिए आना होगा, एलन ने इवान से कहा और उसके जवाब का इंतजार किया। एलन की बात सुनने के बाद इवान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा और बस उसी भावहीन चेहरे से उसे देखता रहा। 1 मिनट बाद जब सभी को लगा कि वह कुछ नहीं कहेगा, तो उसने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा, क्या ये सच नहीं है कि आप अभी भी, क्या यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस सुनहरी बिजली से मेरा कोई लेना देना नहीं है? इवान के ऐसा कहने के बाद शांत कमरा और भी शांत हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? एलन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। वह इवान के व्यवहार के कारण वास्तव में नाराज था। पहले तो उसने कालकोठरी से बाहर आने के बाद उनका इंतजार नहीं किया और अकादमी में वापस आ गया, और अब वह उसे धमका रहा है। अगर ये तथ्य न होता कि वह अकादमी के अंदर है और यहाँ इतने सारे बड़े लोग हैं, तो वह पहले ही इवान पर ऐसा कुछ कहने के लिए हमला कर चुका होता। क्या तुम मंदबुद्धि हो? इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि एलन उसे कैसे देख रहा था, और उसने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा, अगर मेरे पास वह सुनहरी बिजली होती तो मैं ऐसी बकवास करने के लिए तुम्हें पहले ही मार देता। तुम कमीने! एलन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब इवान ने उसे मंदबुद्धि कहा। तुम्हें मुझ पर डार्क गिल्ड के लिए काम करने का शक है न? इवान ने लाल चेहरे वाले एलन को अनदेखा किया और कमरे में मौजूद लोगों से पूछा, लेकिन उसने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया और कमरे में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा किया। अगर आपको लगता है कि मैं डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहा हूं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं या नहीं। वे सभी इवान की ओर इशारा करते हुए उस दिशा में देखने लगे, और जब उन्होंने एक चांदी सफ़ेद बालों वाले आदमी को देखा तो वे दंग रह गए। सेबेस्टियन शो का आनंद ले रहा था जब उसने देखा कि इवान अचानक उसकी ओर अपनी उंगली दिखा रहा है। जब सेबेस्टियन ने ये देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जिस क्षण एलन को इवान के डार्क गिल्ड के लिए काम करने का संदेह हुआ, उसे पहले से ही उम्मीद थी कि इवान उसका इस्तेमाल करेगा। ये बूढ़ा आदमी कृतघ्न नहीं होगा, है न? इवान ने सेबेस्टियन को देखते हुए खुद से सोचा। डार्क गिल्ड के बारे में वैलेरी को दी गई जानकारी के कारण सिल्वर स्टार गिल्ड को बहुत लाभ हुआ। चूंकि सेबेस्टियन सिल्वर स्टार गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह जानता था कि वह व्यक्ति कौन था जिसने वैलेरी को डंगॉन आउटब्रेक और डार्क गिल्ड की नेफ्लियम शहर पर हमला करने की योजना के बारे में सूचित किया था। सेबेस्टियन ने इवान की ओर देखा जो उसकी ओर इशारा कर रहा था। चूंकि उसके पास डार्क गिल्ड के बारे में इतनी जानकारी है, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका उनसे कुछ संबंध अवश्य है। सेबेस्टियन ने सोचा, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वैलेरी ने मुझे जो बताया उसके अनुसार उसे डार्क गिल्ड के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि उसने कार्लोस को मारने के बाद उसे उनके बारे में नहीं बताया। इसका मतलब है कि वह कार्लोस को मारने के बाद डार्क गिल्ड से जुड़ गया था। सेबेस्टियन ने कुछ और सेकंड के लिए सोचा और अंदर ही अंदर आह भरी। वह अनुमान लगा सकता था कि इवान कार्लोस को मारने के कारण डार्क गिल्ड से जुड़ गया था, और चूंकि वैलेरी की वजह से ही उसने कार्लोस को मारा था, इसलिए वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वह सही है, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह डार्क गिल्ड से जुड़ा नहीं है, सेबेस्टियन ने कमरे के खामोश माहौल को तोड़ते हुए कहा। जब लोगों ने सेबेस्टियन की बात सुनी तो वे दंग रह गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह इवान के लिए क्यों बोल रहा है। एलन, जो इवान पर झपटने के लिए तैयार था, वह भी दंग रह गया। जब सेबेस्टियन ने पुष्टि की कि वह डार्क गिल्ड से जुड़ा नहीं है, तो इवान ने राहत की सांस ली और एलन की ओर चेहरे पर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। मुझे लगता है कि यह आपको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है न? एलन कहना चाहता था कि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब उसे याद आया कि सेबेस्टियन एक एस रैंक का शिकारी है तो वह अपना मुंह बंद कर सकता था। क्या मैं अब जा सकता हूं? इवान ने पूछा जब उसने देखा कि एलन कुछ नहीं बोल रहा था। जाने से पहले क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारी कोर रैंक में क्या गड़बड़ है? अचानक इसाक ने पूछा। डेटा के अनुसार जब तुम कालकोठरी में दाखिल हुए थे तो तुम एक डी जोड़ रैंक के शिकारी थे, लेकिन जब तुम बाहर आए तो तुम बी जोड़ रैंक के शिकारी बन गए। इसाक की बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक बार फिर इवान की ओर देखा। इवान ने इसाक की बात सुनने के बाद कुछ नहीं कहा और अपने स्टोरेज रिंग से अपना हंटर कार्ड निकाला। यहाँ उसने अपना कार्ड इसाक की ओर फेंकते हुए कहा, मेरे कार्ड के अनुसार मैं अभी भी एक डी जोड़ रैंक का शिकारी हूँ। इसाक ने इवान का हंटर कार्ड पकड़ा और उसे सुनकर वह भ्रमित हो गया, लेकिन अचानक उसके सिर के ऊपर एक लाइट बल्ब दिखाई दिया और वह समझ गया कि इवान क्या कहना चाह रहा है। तुम्हारा मतलब है कि तुम कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले ही बी जोड़ रैंक के शिकारी थे, लेकिन उस गार्ड ने तुम्हारे शिकारी कार्ड के कारण तुम्हें डी जोड़ रैंक के शिकारी के रूप में पंजीकृत किया। इवान ने अपना सिर हिलाया। केवल एक मूर्ख ही डी जोड़ रैंक के शिकारी होते हुए बी रैंक के कालकोठरी में प्रवेश करेगा। इसाक ने अपना सिर हिलाया और इवान के शिकारी कार्ड को वापस फेंक दिया। इवान ने अपना शिकारी कार्ड पकड़ा और उसे दूर रख दिया।
क्या मैं अब जा सकता हूँ? इवान ने एक बार फिर पूछा। एलन एक बार फिर कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नाथन ने अपना सिर हिलाया। तुम वापस जा सकते हो। धन्यवाद प्रिंसिपल। इवान ने नाथन को धन्यवाद दिया और जाने के लिए मुड़ा। क्या मैं तुमसे एक पल के लिए बात कर सकता हूँ? जैसे ही वह मुड़ा, सेबेस्टियन खड़ा हो गया और उसने पूछा। इवान ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए रुका और सेबेस्टियन के साथ कमरे से बाहर चला गया। इवान सेबेस्टियन के पीछे पीछे गया, ये सोचते हुए कि वह उससे क्या बात करना चाहता है। जल्द ही वे इमारत से बाहर निकलकर अकादमी के बगीचे में पहुंच गए। चूंकि दिन का समय था, वहां बहुत कम लोग मौजूद थे। आपका अभिनय बहुत अच्छा है, सेबेस्टियन ने अचानक बगीचे में प्रवेश करते ही कहा। इवान ने उसे सुनकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं कि इस दुनिया में कई अजीब चीजें हैं। सेबेस्टियन ने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा, और उनमें से एक कौशल है। क्या आप भूल गए हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ऐसे कौशल हैं जिनका उपयोग करके वे आसानी से बता सकते हैं कि कोई सच बोल रहा है या झूठ? शर्टर, जब इवान ने सेबेस्टियन की बात सुनी तो वह खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वह वास्तव में भूल गया कि लोगों के पास इस तरह का कौशल होना दुर्लभ नहीं है। उसने सेबेस्टियन की ओर देखा और पाया कि वह उसे शांत मुस्कान के साथ देख रहा था। तुम क्या चाहते हो? इवान ने सीधे उससे पूछा, क्योंकि वह जानता था कि सेबेस्टियन ने उसे पहले क्यों नहीं उजागर किया। इवान की बात सुनकर सेबेस्टियन ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब इवान ने उसकी बात सुनी तो वह हैरान रह गया और उसके चेहरे पर संदेह भरी नज़र से उसे देखने लगा। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, मैंने वैलेरी की वजह से तुम्हारा पर्दाफाश नहीं किया, सेबेस्टियन ने कहा जब उसने देखा कि इवान उसे संदेह भरी नज़र से देख रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे कालोस से बचाया है न? इसे उसी का बदला माना जा सकता है, सेबेस्टियन ने कहा और फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। भले ही मैंने तुम्हें उजागर नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैंने गलत निर्णय नहीं लिया है। इवान ने सेबेस्टियन के गंभीर चेहरे को कुछ देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। तुम क्या जानना चाहते हो? पहले मुझे बताओ कि वह सुनहरी बिजली क्या थी। सेबेस्टियन का सवाल सुनकर इवान ने अपने कंधे उचका दिए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह सुनहरी बिजली क्या थी। मैं बस अगले रैंक पर आगे बढ़ रहा था जब वह पोर्टल से होकर आए और मुझ पर गिरी। पहले तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस बिजली ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मेरे शरीर को छूने के बाद गायब हो गई। इवान की बात सुनकर सेबेस्टियन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह बता सकता था कि वह सच कह रहा था। क्या तुम उस बिजली की चपेट में आने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित थे? सेबेस्टियन ने अपने चेहरे पर चौंकते हुए पूछा। उसे अभी भी याद है कि उस बिजली को देखने के बाद उसे अपनी आत्मा की गहराई से कैसे डर लगा था। इवान समझ सकता था कि सेबेस्टियन क्या सोच रहा था, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। ये कैसे संभव है? सेबेस्टियन ने इवान पर विश्वास न करते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे यकीन है कि अगर कोई एस रैंक का शिकारी भी उस बिजली की चपेट में आता तो उसकी मौत हो जाती। तुम और क्या जानना चाहते हो? इवान ने सुनहरी बिजली के बारे में जवाब देने के बाद पूछा। सेबेस्टियन ने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और इवान को एक अजीब नज़र से देखा कि वह उस बिजली की चपेट में आने के बाद भी कैसे जीवित है। लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और उसने एक और सवाल पूछा जिसने इवान को चौंका दिया। क्या तुम ही थे जिसने एडम को मारा था? मुझे लगता है कि तुम्हें एक नज़र डालनी चाहिए। इवान ने सेबेस्टियन को अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। सेबेस्टियन ने इवान के चौंकने पर मुस्कुराया। देखो, तुम्हें कैसे पता कि वह एडम था जो वहां मरा था? मैंने जाने से पहले उसका शरीर भी नष्ट कर दिया था। इवान जानता था कि झूठ बोलना बेकार है, इसलिए झूठ बोलने के बजाय उसने वह सवाल पूछा जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से विकृत था और एस्ट्रेट शहर में केवल एडम ही ऐसा व्यक्ति था जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ऐसे शक्तिशाली कौशल का उपयोग कर सकता था। सेबेस्टियन ने बाहर से शांत दिखते हुए कहा, लेकिन अंदर वह जोर से चिल्ला रहा था। एडम सबसे मजबूत ए रैंक के शिकारियों में से एक था। उसके दुर्लभ गुरुत्वाकर्षण तत्व के कारण एक जोड़ रैंक का शिकारी भी उसे आसानी से नहीं मार सकता था। लेकिन अब इवान कह रहा था कि उसने ही उसे मारा था। अगर सेबेस्टियन यह नहीं बता सकता था कि इवान झूठ नहीं बोल रहा है, तो वह उस पर विश्वास नहीं करता। वह सिर्फ एक भी जोड़ रैंक का शिकारी है, वह उसे कैसे मार सकता है? इवान सेबेस्टियन को महसूस हो रहे सदमे से अनजान था और जब उसने उसे सुना तो उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे लगा कि मैंने एडम से संबंधित कुछ छोड़ा है, इसलिए उन्हें पता चला कि एडम मारा गया है। इवान ने सोचा और अपना सिर हिलाया। क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? इवान ने पुष्टि करने के बाद पूछा कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सेबेस्टियन इवान के लापरवाह व्यवहार को देखकर अवाक रह गया। मुझे बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा, और इसके लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए, सेबेस्टियन ने गंभीर स्वर में कहा। एस रैंकर बनने के बाद पहली बार थका हुआ महसूस कर रहा था।
वह मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला, इवान ने सेबेस्टियन की गंभीर नज़र को अनदेखा करते हुए लापरवाही से कहा और उसे शुरू से ही सब कुछ बताया। सबसे पहले उसने उसे जैक के साथ अपने संघर्ष के बारे में बताया और बताया कि कैसे एडम इसमें शामिल था। तो वे तुम्हें एक कैदी के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन तुम जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए तुमने उनके द्वारा बनाई गई बाधा को तोड़ दिया और फिर उन्हें मार डाला, सेबेस्टियन ने चकित स्वर में पूछा। ठीक है, इवान ने अपना सिर हिलाया। सेबेस्टियन ने अपना मुंह खोला और पूछा कि उसने एडम को कैसे मारा, जबकि वह भी जो रैंक का शिकारी था, लेकिन उसने मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत ज़्यादा होगा। हर शिकारी के अपने रहस्य होते हैं और वह इसे बहुत अच्छी तरह समझता है। अचानक एडम को कुछ याद आया और उसने इवान को अजीब नज़र से देखा। जब मार्गरेट ये देखने के लिए वहां गई कि क्या हो रहा है, तो उसने ओलिविया को मैना तूफान के बीच में देखा। क्या ये हो सकता है? सेबेस्टियन ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन इवान के हिलते हुए मुंह से वह पहले से ही जानता था कि ओलिविया को फंसाने वाला वही था। क्या उसे अपराध करते समय अपना रूप बदलने का अजीब शौक है? सेबेस्टियन ने सोचा, लेकिन फिर अपना सिर हिला दिया। क्या तुमने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो किया? चूंकि इवान ने उसे बताया था कि जैक उसे क्यों पकड़ना चाहता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसने उसे ओलिविया के बारे में भी बताया था। मैं कल उसे मारने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि यह एक अच्छा विदाई उपहार होगा, इवान ने सेबेस्टियन को अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो तुमने उसे फंसाया क्योंकि तुम उसे मारने की योजना बना रहे हो? क्या? सेबेस्टियन ने जोर से चिल्लाया जब उसके दिमाग ने आखिरकार इवान के शब्दों को पंजीकृत किया।